अभिमन्यु सिंह उम्र के उस नाजुक मोड़ पर खड़ा था जहां जवानी की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की आग धधक रही थी। 28 साल। लेकिन उसकी पहचान उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी। वह एपेक्स कॉरपोरेशन का निर्विवादित सीईओ था। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में उसका दफ्तर किसी किले की तरह शान से खड़ा था, जहां से वह एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की बागडोर संभालता था जिसकी धाक पूरे उत्तर भारत में थी। अभिमन्यु उन दुर्लभ युवा उद्योगपतियों में गिना जाता था जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर बहुत कम समय में शिखर को छुआ था। उसकी पैनी बुद्धि, जोखिम लेने की अदम्य क्षमता और सौदेबाजी की कला ऐसी थी कि बड़े बड़े दिग्गज भी उसके कायल थे। बाहर की दुनिया के लिए अभिमन्यु एक बर्फ की तरह ठंडा और क्रूर बिजनेसमैन था। अपने प्रतिस्पर्धियों को धूल चटाने में उसे रत्ती भर भी हिचक नहीं होती थी। उसके फैसले निर्दयी माने जाते थे, ऐसे कठोर निर्णय जो पल भर में दूसरी कंपनियों को खंडहर में बदल देते थे, लेकिन एपेक्स कॉरपोरेशन को नई बुलंदियों पर पहुंचाते थे। छोटे सप्लायर से लेकर बड़े डीलरों तक हर कोई अभिमन्यु के कड़े रवैये से थर थर कांपता था। उसकी आंखें चील की तरह हर बारीक चीज पर नजर रखती थी और उसकी वाणी में वह धार थी जो किसी भी जटिल सौदे को पलक झपकते ही उसके पक्ष में मोड़ सकती थी। लेकिन एपेक्स कॉरपोरेशन के आलीशान दीवारों के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत था। अपने कर्मचारियों के लिए अभिमन्यु एक उदार और संवेदनशील बॉस था। खासकर महिला कर्मचारियों के लिए तो उसकी कंपनी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। मैटरनिटी लीव की बेहतरीन और सहानुभूतिपूर्ण नीतियां, एक सुरक्षित और आरामदायक कार्यस्थल जहां हर महिला बेखौफ होकर काम कर सके और तरक्की के समान अवसर को प्राप्त कर सके, यह सब एपेक्स कॉरपोरेशन की पहचान बन चुका था कि कंपनी का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिमन्यु व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करता था कि हर महिला कर्मचारी यह महसूस करे कि वह कंपनी का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह थी कि एपेक्स कॉरपोरेशन को हमेशा महिलाओं के लिए काम करने की सबसे अच्छी जगहों में शुमार किया जाता था। अभिमन्यु का एक और पहलू था जो उसकी सार्वजनिक छवि के चमकदार मुखौटे के बिल्कुल पीछे छिपा हुआ था। उसकी अतृप्त कामुकता, उसकी यौन इच्छाएं एक धधकती आग की तरह थी और वह अक्सर उन्हें शांत करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था। उसका निशाना अक्सर कॉलेज जाने वाली भोली और नादान युवा महिलाएं होती थीं। वह बड़ी चालाकी से उनसे दोस्ती का नाटक करता, उन्हें अपनी बेशकीमती गाड़ियों और शानदार जीवन शैली की चकाचौंध से अंधा कर देता और फिर कुछ मुलाकातों के बाद उन्हें एक टूटे हुए सपने की तरह अकेला छोड़ देता। उसका यह सिलसिला सालों से चल रहा था, एक ऐसा अंधेरा रहस्य जो उसकी चमकती सफलता के पीछे छिपा था। लेकिन उसने कभी भी अपनी किसी कर्मचारी या संभावित कर्मचारी को इस जाल में नहीं फंसाया था। वह जानता था कि ऐसा करना उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा और उसके अपने सुनहरे कैरियर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अभिमन्यु अपनी सेहत और दिखावे पर भी जुनून की हद तक ध्यान देता था। वह नियमित रूप से जिम जाता था, अपनी मांसपेशियों को तराशता था और अपनी फिटनेस का दीवाना था। डिजाइनर कपड़े पहनना और हमेशा बेदाग और आकर्षक दिखना उसकी आदत बन चुकी थी। उसका आत्मविश्वास से भरा आकर्षक व्यक्तित्व और तीखी नजरें
अक्सर महिलाओं को उसकी ओर अनायास ही खींच लेती थी। कारों का शौक तो उसका जुनून ही नहीं बल्कि एक नशा था। उसके पास कई शानदार और महंगी गाड़ियां थीं, जिनमें कई रोल्स रॉयस भी शामिल थी, हर एक अपनी कहानी कहती हुई। ये गाड़ियां सिर्फ उसकी अकूत दौलत और शान शौकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि युवा और भोली भाली लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक अचूक हथियार भी थी। वह अक्सर उन्हें अपनी इन आलीशान गाड़ियों में घुमाने ले जाता और अपनी दौलत को सफलता की मनगढ़ंत कहानियों से उन्हें मोहित कर लेता, उनके युवा दिलों में एक झूठा सपना बो देता। एक धुंधली शाम, जब सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणों को समेट रहा था, अभिमन्यु लखनऊ विश्वविद्यालय के पास से गुजर रहा था। उसकी पैनी नजरें भीड़ में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक अप्रतिम रूप से खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाती हुई जा रही थी। वह लड़की, जिसका नाम मानसी था, अर्थशास्त्र में मास्टर्स की छात्रा थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने और चेहरे पर भोली मुस्कान सजी थी। अभिमन्यु ने अपनी गाड़ी की गति धीमी की और उसे सड़क के किनारे धीरे से रोक दिया। एक्सक्यूज मी, अभिमन्यु ने अपनी सबसे आकर्षक और सम्मोहक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक बनावटी चिंता का भाव था। क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? मुझे लगता है कि मौसम अचानक खराब होने वाला है। मानसी और उसकी सहेलियां थोड़ी हिचकिचाई। इतनी महंगी गाड़ी और इतना सुंदर और आत्मविश्वास से भरा आदमी अचानक उनसे बात कर रहा था। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था, थोड़ा अविश्वसनीय। नहीं, थैंक यू, मानसी ने संकोच में कहा। उसकी आवाज में एक झिझक थी। हमारा हॉस्टल पास ही है। प्लीज, अभिमन्यु ने आग्रह किया। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जिसे नकारना मुश्किल था। सिर्फ एक छोटी सी राइड। मुझे सच में अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकूं। उसकी आवाज में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था जिसे मानसी नकार नहीं पाई। अपनी सहेलियों की तरफ देखने के बाद, जो उसे उत्सुकता और कौतूहल से देख रही थी, मानसी अनिक्षा से मान गई। उसकी दो सहेलियां आगे बैठ गईं और मानसी धीरे से अभिमन्यु की शानदार गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर की लग्जरी देखकर मानसी अवाक रह गई। मुलायम और सुगंधित चमड़े की सीटें, शानदार और करीने से सजा हुआ इंटीरियर और एक शांत और आरामदायक माहौल, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। मैं अभिमन्यु सिंह हूँ, उसने अपना परिचय दिया। उसकी आवाज में एक हल्की सी प्रभुता थी। मानसी, लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी झिझक थी। तो मानसी जी, आप क्या करती हैं? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी आंखों में एक बनावटी जिज्ञासा थी। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, अर्थशास्त्र में मास्टर्स कर रही हूँ। बहुत अच्छा, अभिमन्यु ने प्रशंसा की। उसकी आवाज में एक झूठी दिलचस्पी थी। अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रास्ते भर अभिमन्यु ने मानसी से उसकी पढ़ाई, उसके सपने और उसकी हॉबीज के बारे में बातें की। उसने बड़ी कुशलता से अपने बारे में भी कुछ बातें बताईं, लेकिन हमेशा इस तरह से कि वह उसे प्रभावित कर सके। उसने अपनी बड़ी कंपनी, अपनी शानदार सफलता और महंगे शौक के बारे में बताया, लेकिन कहीं भी अपनी क्रूर व्यावसायिक रणनीतियों का या अपने विवाहेतर संबंधों का जिक्र नहीं किया। मानसी अभिमन्यु की बातों से बहुत प्रभावित हुई। वह इतना सफल, इतना आकर्षक और इतना विनम्र लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा प्रभावशाली आदमी उससे इतनी आसानी से और सम्मान से बात कर रहा है। जब वे मानसी के हॉस्टल पहुंचे तो अभिमन्यु ने उसे अपना महंगा दिखने वाला कार्ड दिया।
अगर आपको कभी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कीजिएगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक झूठी चिंता थी। और अगर आप कभी भी कॉफ़ी पीने के लिए फ्री हो तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। मानसी ने कार्ड ले लिया और उसे धन्यवाद दिया। उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। जब वह गाड़ी से उतरी तो उसकी सहेलियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं और उससे अभिमन्यु के बारे में पूछताछ करने लगी। मानसी ने उन्हें सारी बातें बताईं और सभी लड़कियां अभिमन्यु के व्यक्तित्व और उसकी शानदार गाड़ी से बहुत प्रभावित थीं। उनके युवा मन में एक हसीन सपने की शुरुआत हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में अभिमन्यु और मानसी कई बार मिले। वे शहर के महंगे कैफे में कॉफी पीने गए, शानदार रेस्टोरेंट में डिनर किया और अभिमन्यु ने उसे शहर की अपनी कुछ पसंदीदा और गुप्त जगहें दिखाईं। मानसी धीरे धीरे अभिमन्यु की ओर आकर्षित होने लगी। उसे अभिमन्यु की बुद्धिमत्ता, उसका मजाकिया अंदाज और उसका अटूट आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। उसे यह भी अच्छा लगा कि अभिमन्यु उसकी पढ़ाई और उसके विचारों को महत्व देता था। कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता था। अभिमन्यु ने बड़ी सावधानी और चालाकी से अपने जाल को बुना था। उसने मानसी को कभी भी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि वह सिर्फ एक और लड़की है। उसने उसे खास महसूस कराया, उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता की झूठी तारीफें की और उसके सपनों को साकार करने में हर संभव मदद करने का झूठा वादा किया। मानसी को धीरे धीरे लगने लगा था कि उसे आखिरकार वह राजकुमार मिल गया है जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। एक ऐसा सपना जो उसकी युवा आंखों में बसा था। लेकिन अभिमन्यु का असली इरादा कुछ और ही था। उसके लिए मानसी सिर्फ एक और नाम थी, एक और खूबसूरत चेहरा जिसे वह कुछ मुलाकातों के बाद आसानी से भूल जाएगा। वह इस रिश्ते को कभी भी गंभीरता से लेने वाला नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ खेल था, एक ऐसी चुनौती जिसे वह अपनी दौलत और आकर्षण के दम पर जीतना चाहता था, बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के। जब अभिमन्यु को लगा कि मानसी पूरी तरह से उसके मुंह के जाल में फंस चुकी है तो उसने धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसके फोन कॉल्स कम हो गए, उनके मिलने का सिलसिला अचानक टूट गया और उसके व्यवहार में एक ठंडापन और उदासीनता आ गई। मानसी यह सब देखकर बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है, क्यों वह राजकुमार अचानक इतना दूर हो गया था। एक दर्द भरी दोपहर मानसी ने अभिमन्यु को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। उसकी आवाज में डेस्परेशन और निराशा साफ झलक रही थी। अभिमन्यु ने अनविलिंगली हामी भर दी। वे शहर के एक शांत कैफे में मिले जहां मानसी की आंखों में आंसू भरे थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। अभिमन्यु, क्या हुआ है? उसने पूछा। उसकी आवाज में घुटी हुई सिसकियां थीं। तुम आजकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अभिमन्यु ने एक गहरी और बनावटी सांस ली और बड़ी सहजता से कहा, मानसी, देखो, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी औपचारिकता थी। मानसी यह सुनकर सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु उससे यह कह रहा है। वह आदमी जिसके सपने में उसने अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। लेकिन क्यों? उसने रोते हुए पूछा। उसके आंसू अब उसके गालों पर बह रहे थे। मैंने क्या किया है? क्या तुम्हें मुझसे अब प्यार नहीं है? उसकी आवाज में एक मासूम बच्चे जैसी पीड़ा थी। अभिमन्यु ने बड़ी बेरुखी से कहा, प्यार? मानसी, तुम बहुत भोली हो। मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त है
और मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। मानसी का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसकी सारी उम्मीदें और सपने पल भर में बिखर गए थे। वह अभिमन्यु से सच में प्यार करने लगी थी और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह बेरहमी से छोड़ देगा। तुम बहुत क्रूर हो, मानसी ने सिसकते हुए कहा। उसके आंसू अब बेतहाशा बह रहे थे। तुम बहुत क्रूर हो, मानसी ने सिसकते हुए कहा। उसके आंसू अब बेतहाशा बह रहे थे। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और अब तुम मुझे एक टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक रहे हो। अभिमन्यु ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जिंदगी यही है मानसी, तुम्हें इसे सीखना होगा। उसकी आवाज में कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ एक कठोर सच्चाई थी। वह उठा और बिना पीछे मुड़े कैफे से बाहर चला गया, मानसी को वही आंसुओं के सागर में डूबा हुआ छोड़कर। उसे अब एहसास हो गया था कि अभिमन्यु वह इंसान नहीं था जैसा वह उसे समझती थी। उसकी दौलत और आकर्षण के चमकदार मुखौटे के पीछे एक ठंडा और निर्दयी दिल छिपा हुआ था। मानसी अकेली नहीं थी। अभिमन्यु ने पहले भी कई युवा महिलाओं के साथ ऐसा ही किया था। वह उन्हें अपनी मीठी बातों और अपनी शानदार जीवन शैली से मोहित करता, उनके साथ कुछ मुलाकातों का आनंद लेता और फिर उन्हें बिना किसी पछतावे या गिल्ट के अकेला और टूटा हुआ छोड़ देता। उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था जिसमें जीतने का क्षणिक मजा आता था, लेकिन हारने का कोई डर नहीं था। उसकी कंपनी में हालांकि उसकी छवि बिल्कुल अलग थी। वहां वह महिलाओं का सम्मान करता था, उनकी तरक्की के लिए अवसर पैदा करता था और उन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल देता था। उसकी महिला कर्मचारी उसे अपना मसीहा मानती थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसके लिए स्वर्ग बनाया था। उन्हें कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका उदार और ख्याल रखने वाला बॉस बाहर की दुनिया में कितना अलग और निर्दयी इंसान है। अभिमन्यु अपनी इस दोहरी जिंदगी को बड़ी कुशलता और सावधानी से चला रहा था। उसने कभी भी अपने अंधेरे व्यक्तिगत जीवन को अपने चमकदार पेशेवर जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उसकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी और उसकी प्रतिष्ठा एक सफल और उदार सीईओ के रूप में शहर भर में फैली हुई थी। एक शांत दोपहर अभिमन्यु अपने आलीशान दफ्तर में बैठा हुआ था और अपनी अगली बिजनेस स्ट्रैटेजी पर गहराई से विचार कर रहा था। तभी उसका वफादार प्राइवेट असिस्टेंट राकेश अंदर आया और उसे एक ऐसी खबर दी जिसने उसके शांत मन में तूफान ला दिया। सर, आपको शायद यह जानना चाहिए, राकेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आज सुबह अखबार में एक खबर छपी है। कैसी खबर? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी भौहें तन गई। उसके मन में एक अज्ञात आशंका पैदा हो रही थी। सर, यह आपके बारे में है और कुछ लड़कियों के बारे में भी। राकेश की आवाज लड़खड़ा रही थी। अभिमन्यु ने तुरंत अखबार अपने हाथ में ले लिया और उस खबर पर अपनी तीखी नजरें गड़ाई। उसकी आंखें फैल गईं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और पीला पड़ गया। खबर में कुछ गुमनाम लड़कियों के दर्दनाक इंटरव्यू छपे थे जिन्होंने अभिमन्यु पर यौन शोषण और भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करने की गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने उसकी महंगी गाड़ियों, उसकी झूठी मीठी बातों और उसके अचानक गायब हो जाने के बेरहम तरीकों के बारे में विस्तार से बताया था। उनके टूटे हुए सपने और बिखरे हुए दिलों की कहानियां बयां की थी। खबर के साथ कुछ ऐसी धुंधली तस्वीरें भी थी जिनमें अभिमन्यु उन लड़कियों के साथ घूमता हुआ दिख रहा था। उनकी हंसी और उनकी नजदीकी
किसी दर्दनाक धोखे की कहानी कह रही थी। हालांकि तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अभिमन्यु के आकर्षक चेहरे और महंगी गाड़ियों को पहचानना मुश्किल नहीं था। अभिमन्यु को पल भर में समझ आ गया कि उसकी बरसों छिपी हुई दोहरी जिंदगी का पर्दाफाश हो गया था। जिन लड़कियों को उसने आसानी से भुला दिया था, वे अब वापस आ गई थी। उनके दिलों में बदले की आग धधक रही थी और वे उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई थी। यह किसने किया? अभिमन्यु ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक शिकारी सी क्रूरता थी। हमें अभी तक ठीक से नहीं पता चल पाया है सर, राकेश ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज में एक कंपन थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लड़कियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और वे अब अपनी दर्दनाक कहानियां सार्वजनिक कर रही हैं। अभिमन्यु का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे पता था कि इस खबर का उसकी कंपनी और उसकी बनाई हुई शानदार छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा। उसकी महिला कर्मचारी जो उसे इतना मानती थी, शायद अब उसे नफरत करने लगेंगी। उसके बड़े बिजनेस पार्टनर्स उससे दूरी बना सकते हैं और उसकी कंपनी के शेयर पल भर में औंधे मुंह गिर सकते हैं। हमें तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी, अभिमन्यु ने कहा। उसकी आवाज में एक तत्काल आदेश था। हमें इस नुकसान को जितना हो सके उतना कम करना होगा। लेकिन अभिमन्यु अंदर से जानता था कि यह आसान नहीं होगा। आरोप बहुत गंभीर थे और तस्वीरें एक खामोश गवाह की तरह मौजूद थी। उसकी सफाई शायद ही किसी को कन्विंस कर पाएगी। उसके झूठ का पुल अब टूटने वाला था। उसी शाम एपेक्स कॉरपोरेशन के शानदार हेडक्वार्टर्स में एक तनावपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अभिमन्यु शांत और संयमित दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और तनाव की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। मैं उन दुर्भाग्यपूर्ण खबरों से बहुत दुखी हूँ जो आज सुबह अखबारों में छपी है, अभिमन्यु ने कहा। उसकी आवाज में एक बनावटी दुख का भाव था। मैं इन निराधार आरोपों का खंडन करता हूँ। यह सब मेरी वर्षों की मेहनत से बनाई गई छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश है। पत्रकार ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। वे उन गुमनाम लड़कियों के बारे में जानना चाहते थे, उन धुंधली तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे और अभिमन्यु के असली और छिपे हुए इरादों के बारे में सवाल पूछ रहे थे। अभिमन्यु ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास और दृढ़ता नहीं थी जो हमेशा उसमें नजर आती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभिमन्यु अपने आलीशान दफ्तर में अकेला बैठा रहा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसकी वर्षों की सफलता और उसकी बनाई हुई प्रतिष्ठा खतरे में थी। उसके सपनों का महल रेत की तरह ढह रहा था। तभी उसके दफ्तर का भारी दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक महिला दाखिल हुई। यह अंजलि थी, जो एपेक्स कॉरपोरेशन में एचआर हेड थी और अभिमन्यु की सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक मानी जाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक दृढ़ संकल्प और ईमानदारी की चमक होती थी। सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? अंजलि ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आवाज में निराशा और चिंता का मिश्रण था। हाँ अंजलि, आओ बैठो, अभिमन्यु ने कहा। उसकी आवाज में थकान और हार का भाव था। अंजलि कुर्सी पर बैठ गई और सीधी अभिमन्यु की आंखों में देखा। सर, मैं और बाकी सब महिला कर्मचारी आज सुबह से बहुत परेशान हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक गहरा दुख था, जैसे किसी अपने ने विश्वास तोड़ा हो। अभिमन्यु ने अपनी नजरें झुका ली। उसे पता था कि उसने अपनी सबसे वफादार
और समर्पित कर्मचारियों को भी निराश कर दिया था, उन महिलाओं को जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। अंजलि, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले में शब्द फंस गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं थी। सर, आपकी कंपनी हमेशा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह रही है, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है और हमें आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं, लेकिन इन खबरों ने सब कुछ बदल दिया है। हमें अब डर लग रहा है कि कहीं यह सब सिर्फ एक दिखावा तो नहीं था, कहीं आपकी उदारता के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद तो नहीं था। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और अंजलि की आंखों में देखा। अंजलि, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एपेक्स कॉरपोरेशन हमेशा महिलाओं के लिए एक अच्छी जगह रहेगी। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा निजी मामला था और उसका कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज में एक बेबसी थी। वह जानता था कि उसके शब्द खोखले लग रहे थे। लेकिन सर, आपकी निजी जिंदगी और आपकी सार्वजनिक छवि अब अलग अलग नहीं रह सकती हैं, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में तर्क और चिंता का मिश्रण था। इन गंभीर आरोपों से हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ गई है। हमारे ग्राहकों और निवेशकों को क्या लगेगा? क्या वे अब भी हम पर भरोसा करेंगे? अभिमन्यु जानता था कि अंजलि सच कह रही है। उसने अपनी हरकतों से न सिर्फ अपना बल्कि अपनी कंपनी का भी भारी नुकसान किया था। उसकी लापरवाही ने सभी को मुश्किल में डाल दिया था। मुझे समझ में आ रहा है अंजलि, अभिमन्यु ने कहा। उसकी आवाज में अस्वीकृति का भाव था। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं जल्द ही इस बारे में कुछ फैसला लूंगा। अंजलि उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर निराशा और अनिश्चितता का भाव था। अभिमन्यु अकेला बैठा रहा, अपने बर्बाद होते भविष्य के बारे में गहरे विचारों में डूबा हुआ। उसे पता था कि उसे कुछ बड़ा और निर्णायक कदम उठाना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से अंधकार में था। उसे नहीं पता था कि वह अब क्या करेगा। उसी रात अभिमन्यु अपने आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर लखनऊ शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे। हर विचार एक कांटे की तरह उसे चुभ रहा था। उसे अपनी कंपनी को बचाना था, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को किसी तरह से फिर से हासिल करना था और उन लड़कियों को जवाब देना था जिन्होंने उस पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, एक रहस्यमयी संकेत की तरह। अभिमन्यु ने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। उसके मन में एक अजीब सी आशंका दौड़ रही थी। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। दूसरी तरफ से एक शांत और रहस्यमयी आवाज आई। अभिमन्यु सिंह, तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी जो अभिमन्यु को और भी बेचैन कर रही थी। अभिमन्यु चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात कौन अनजान शख्स उसे फोन कर रहा है और उसे उसका नाम इतनी सहजता से कैसे पता है। कौन बोल रहा है? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह और थोड़ी सी घबराहट थी। यह जानकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस आवाज ने कहा। उसके लहजे में एक रहस्यमय आत्मविश्वास था। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकती हूँ कि मैं उन लड़कियों में से एक हूँ जिनके बारे में अखबारों में छपा है। अभिमन्यु का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अंदरूनी चेतावनी बज रही हो। यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह लाख कोशिशों के बावजूद पहचान नहीं पा रहा था कि यह किसकी आवाज है।
तुम क्या चाहती हो? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, उस आवाज ने कहा। उसके शब्दों में एक अप्रत्याशित प्रस्ताव था। एक मौका अपनी भयानक गलतियों को सुधारने का और इस पूरे गंदे मामले को शांति से निपटाने का। तुम क्या कर रही हो? अभिमन्यु हैरान था। उसकी समझ से परे था कि यह क्या हो रहा है। तुम मुझ पर इतने गंभीर आरोप लगा रही हो और फिर मुझे मौका देने की बात कर रही हो। हाँ, उस आवाज ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सहानुभूति थी। क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम पूरी तरह से बुरे नहीं हो। तुम्हारी कंपनी में महिलाओं के साथ जो सम्मानजनक व्यवहार होता है वह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी है। अभिमन्यु चुप रहा। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह रहस्यमयी लड़की क्या चाहती है, उसके इरादे क्या हैं। हम कल रात ठीक 12 बजे सहारागंज मॉल के पीछे मिलेंगे, उस आवाज ने कहा। उसके शब्दों में कोई समझौता नहीं था। अगर तुम सच में इस मामले को शांत करना चाहते हो तो अकेले आना, और अगर तुमने पुलिस को बताने की छोटी सी भी कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। कॉल अचानक कट गया और अभिमन्यु अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उस रहस्यमयी लड़की से मिलना चाहिए? क्या यह कोई खतरनाक जाल है या सच में एक मौका है? उस रात अभिमन्यु को नींद नहीं आई। वह सारी रात उस रहस्यमयी कॉल के बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में डर, जिज्ञासा और उम्मीद की धुंधली किरणें आपस में टकरा रही थी। एक तरफ उसका घमंड था जो उसे किसी के सामने झुकने नहीं दे रहा था, और दूसरी तरफ उसकी डूबती हुई कंपनी और उसकी तार तार होती प्रतिष्ठा का सवाल था। अगली शाम अभिमन्यु अपनी शानदार गाड़ी में सवार होकर सहारागंज मॉल की ओर रवाना हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन में डर और अनिश्चितता के भाव थे। उसे गहरा डर लग रहा था कि कहीं यह कोई खतरनाक साजिश ना हो, कहीं वह और भी गहरे अंधेरे में ना फंस जाए। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे जब अभिमन्यु मॉल के पीछे एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंचा। आसपास घना अंधेरा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके बेचैन मन को और भी अशांत कर रही थी। तभी एक साया अंधेरे से निकला और धीरे धीरे अभिमन्यु की ओर बढ़ने लगा। जब वह साया धीमी रोशनी में आया तो अभिमन्यु अविश्वास से चौंक गया। वह मानसी थी। तुम? अभिमन्यु ने अविश्वास से कहा। उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ा सा डर था। यह सब तुमने क्या किया? मानसी की आंखों में गुस्सा और गहरा दर्द साफ नजर आ रहा था, जैसे एक ज्वालामुखी शांत दिखने के बाद भी अंदर से धधक रहा हो। हाँ अभिमन्यु, यह सब मैंने और उन दूसरी लड़कियों ने मिलकर किया है जिन्हें तुमने धोखे से अपने जाल में फंसाया और फिर बेरहमी से छोड़ दिया। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। एक ऐसी आग थी जो अन्याय के खिलाफ चल रही थी। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर और बेबसी का भाव था। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ, मानसी ने कहा। उसकी आवाज में कठोरता थी। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला, हमें इस्तेमाल किया और फिर हमें एक टूटे हुए सपने की तरह फेंक दिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा। तुम्हें उस दर्द को महसूस करना होगा जो तुमने हमें दिया था। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अभिमन्यु ने कहा। उसकी आवाज में
डेस्परेशन था। वह किसी भी कीमत पर इस स्थिति से निकलना चाहता था। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, जो तुम चाहो। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए, मानसी ने कठोरता से कहा। उसकी आंखों में घृणा की ज्वाला जल रही थी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, और वह इंसाफ तभी मिलेगा जब पूरी दुनिया यह जान जाएगी कि अभिमन्यु सिंह कैसा घिनौना इंसान है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, अभिमन्यु ने कहा। उसकी आवाज में अब गहरी निराशा और हार का भाव था। तुमने हमारी जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की थी, मानसी ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। अब तुम्हारी बारी है। तभी अंधेरे से कुछ और साए निकले और उन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया। वे सभी वही लड़कियां थीं जिन्हें अभिमन्यु ने धोखे से अपना शिकार बनाया था। उनकी आंखों में बदला लेने की ठंडी आग जल रही थी। उनके दिलों में वर्षों का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। अभिमन्यु को पल भर में समझ आ गया था कि वह अब बुरी तरह से फंस चुका है। उसकी दौलत, उसकी ताकत और उसका आकर्षक व्यक्तित्व, सब कुछ इस अंधेरी रात में बेकार था। तुम लोग क्या करने वाले हो? अभिमन्यु ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक कंपन था। मानसी ने एक ठंडी और भयानक मुस्कान के साथ कहा, हम तुम्हें वह दर्द महसूस कराएंगे जो हमने महसूस किया था। हम तुम्हें अकेला और बेसहारा महसूस कराएंगे, जैसे तुमने हमें महसूस कराया था। अगले कुछ घंटों में अभिमन्यु ने वह सब कुछ अनुभव किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिन लड़कियों को उसने कभी सिर्फ एक निर्जीव खिलौने की तरह समझा था, उन्होंने मिलकर उसे उसकी असली और दर्दनाक जगह दिखा दी थी। सुबह तक अभिमन्यु एक सुनसान सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, बुरी तरह से घायल और अपमानित। उसकी बेशकीमती गाड़ी बुरी तरह टूटी पड़ी थी और उसके पास सिर्फ फटे हुए कपड़े और एक टूटा हुआ दिल बचा था। उसकी बाहरी चोटों से कहीं ज्यादा गहरी चोट उसके अहंकार और उसकी प्रतिष्ठा को लगी थी। उसी वक्त लखनऊ के सभी प्रमुख अखबारों में एक और सनसनीखेज खबर छपी। इस खबर में अभिमन्यु की सालों की करतूतों का विस्तार से वर्णन किया गया था। साथ ही उसकी पिटाई की दर्दनाक तस्वीरें भी थीं। खबर ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। हर कोई उस शक्तिशाली सीईओ के पतन की कहानी पढ़ रहा था। एपेक्स कॉरपोरेशन के शेयर तेजी से गिरने लगे और अभिमन्यु और उसके परिवार की वर्षों की मेहनत से बनाई कंपनी की प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिल गई। उसकी महिला कर्मचारियों ने उससे किनारा कर लिया। उनके दिलों में अब सम्मान की जगह घृणा ने ले ली थी और उसके बड़े बिजनेस पार्टनर्स ने भी उससे दूरी बना ली। उन्हें डर था कि कहीं उनकी अपनी रेपुटेशन भी खराब ना हो जाए। अभिमन्यु सिंह, जो कभी लखनऊ का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था, अब अकेला, बेसहारा और अपमानित हो गया था। उसकी क्रूरता और उसकी अतृप्त कामुकता ने आखिरकार उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शहर में एक नई और दबी हुई चर्चा शुरू हो गई थी। लोग उन गुमनाम लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने अभिमन्यु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई थी। कुछ लोग उन्हें साहसी और इंसाफ की योद्धा मान रहे थे, जबकि कुछ लोग उन्हें कानून तोड़ने वाली अपराधी कह रहे थे। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले की जांच शुरू कर दी थी और मानसी और उसकी साथियों की तलाश जारी थी। अभिमन्यु अस्पताल के एक गुमनाम वार्ड में भर्ती था और अपनी शारीरिक और मानसिक चोटों से धीरे धीरे उबर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही भयानक सवाल घूम रहा था, क्या वह कभी अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकेगा?
क्या वह कभी इस अपमान और दर्द से उबर पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि मानसी और उसके साथियों का अगला कदम क्या होगा। क्या वे अभिमन्यु को पूरी तरह से बर्बाद करके ही शांत होंगी, या उनके मन में कोई और बड़ी योजना है? क्या उनका यह बदला सिर्फ एक शुरुआत थी? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक नए और अनिश्चित अध्याय की शुरुआत थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।